हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच के सीरीज में इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है और इंडियन पॉलिटी के सीरीज में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में देखा था। आज हम लोग को भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेड होते रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान जो है दोस्तों, वो पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। किस कारण से सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो आप देखेंगे कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा दिया जाता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में, मतलब 1949 में जिसमें संविधान को अंगीकृत किया गया था, उसमें मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये बात है 1949 का। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, या भारतीय संविधान के कौन कौन से कारक थे, या भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल था, तो एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद जो कि 25 भाग में बटा हुआ है, और 12 अनुसूचियां 2016 के आधार पर इसको किया गया है। यहाँ पर जो 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में, उसमें 22 भागों में वो विभक्त था, लेकिन यहाँ पे जब 2016 में आप बात करेंगे तो 25 भागों में ये विभाजित था। यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में और यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न संशोधनों के माध्यम से, चूँकि जब भारतीय संविधान अंगीकृत कर दिया गया तो 1951 से संशोधन होना शुरू होता है, तो विभिन्न संशोधनों के माध्यम से करीब 20 अनुच्छेद और एक भाग 7 को हटा दिया गया, तथा इसमें करीब 90 अनुच्छेद और 4 भाग जोड़ा गया। और 4 भाग जो जोड़ा गया, 4 का, 9 का, 9 का और 14 का, ये 4 भागों को चूँकि सब भाग बना के, सब पार्ट बना के जोड़ा गया, यही कारण है कि आज भी हम लोग 22 भाग उसको कहते हैं। और 4 अनुसूचियाँ, चूँकि 8 अनुसूचियाँ था तो यहाँ पे 4 अनुसूचियाँ हो गया, 9, 10, 11 और 12। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, 395 अनुच्छेद और यहाँ 465 अनुच्छेद आप देख रहे हैं, तो अनुच्छेद गिनेंगे तो 465 आएगा, लेकिन उसको सब आर्टिकल में उसको डिवाइड किया गया, इसलिए 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ही उसको समाहित किया गया। अनुच्छेद 465 है, लेकिन 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ही उसको समाहित किया गया। उसी तरह भाग भी 25 है, लेकिन उसको 22 भाग के अंतर्गत ही समाहित किया गया है, चूँकि सब पार्ट उसको बना दिया गया, उप भाग बना दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान की पहली विशेषता है। तो ये इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है नोट, भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे निहित कारण। कभी कभी इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आखिर भारतीय संविधान इतना विस्तृत, इतना लंबा क्यों हो गया, भारतीय संविधान में इतना लंबा होने के पीछे कौन कौन से कारण निहित थे। तो पहला कारण था दोस्तों भौगोलिक कारण। चूँकि हमारा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में काफ़ी विविधता है और उस अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, सभी क्षेत्रों को मान्यता दिया जाए, सभी क्षेत्रों को उचित दर्जा दिया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान लंबा हो गया। दूसरा है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान एक लंबी स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान का एडॉप्ट किया गया। लंबी स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं जो पिछला अनुभव, ऐतिहासिकता अनुभव भारतीय संविधान में रहा, जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत विस्तृत भागों को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, तो उसकी ऐतिहासिकता भी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के लंबा होने के पीछे निहित कारणों में से एक है। तीसरा एकल संविधान का होना। चूँकि आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान में, भारत में एक ही संविधान है, और चूँकि एक ही संविधान है और काफ़ी बड़ा भूभाग है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधताएँ हैं, तो सबों को दृष्टिकोण में रखते हुए नेचुरली ही बात है कि उसका बड़ा होना लाजमी है। और चौथा सबसे बड़ी बात है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। चूँकि जिस समय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हो रहा था, उसमें संविधान सभा में वैसे लोग थे जो कानून विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हर एक पहलू को
कानून की दृष्टि से देखा, हर एक पहलू को जांचा परखा, उसके बाद अपने संविधान में उसको शामिल किया। तो इन तमाम कारण हैं जो यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान लंबा और विस्तृत है। दूसरा जो विशेषता है दोस्तों, विभिन्न स्रोतों से विहित। भारतीय संविधान जो है सो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये दूसरी विशेषता भारतीय संविधान की। आपको मालूम होगा पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, मतलब अमेरिका से क्या लिए हैं, ब्रिटेन से क्या लिए हैं, कनाडा से क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं, तो आयरलैंड से क्या लिए हैं। तो इन तमाम बातों के कारण यह सिद्ध होता है कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है। ये दूसरी विशेषता। तीसरी है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। दोस्तों, नम्यता और अनम्यता क्या चीज़ है? नम्यता का मतलब होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, अनम्यता का मतलब होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। तो हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों, वो दोनों का समन्वय है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसे है जिसको हम लोग विशेष बहुमत से हम उसको कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, और कुछ ऐसा अभी है जिसको हम लोग विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों को भी सहमति आवश्यक होती है, क्योंकि दोनों स्थिति यहाँ पे है दोस्तों। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय कहा जाता है। ये बहुत बड़ी खासियत हमारे भारतीय संविधान की है। नेक्स्ट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान जो है वो उसमें एकात्मकता का गुण भी है और संघीय गुण भी है, लेकिन एकात्मकता का गुण ज़्यादा होने के कारण एकात्मकता की ओर इसको झुकाव माना जाता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एकात्मकता और संघीय गुण क्या क्या हैं। तो आप ज़रा देखेंगे संघीय लक्षण। संघीय लक्षण क्या क्या होते हैं जो हमारे भारतीय संविधान में है। तो दो सरकार, आप जान रहे हैं, एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है। तो बट नेचुरल है कि हमारे यहाँ दो सरकार है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का भी विभाजन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दोनों की शक्तियाँ अलग अलग है, दोनों के बीच शक्तियों का निर्धारण किया गया है। लिखित संविधान, हमारे यहाँ लिखित संविधान है ही। संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान की कठोरता, भारतीय संविधान कठोर भी है, आसानी से उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। द्विसदनीयता, हमारे यहाँ दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपका संघीय लक्षण हो गया। तो ये समान संघीय लक्षण हमारे भारतीय संविधान में पाया जाता है। अब एकात्मकता का लक्षण क्या है? एक सशक्त केंद्र। आपको मालूम होगा कि हमारा केंद्र जो है सो काफ़ी मजबूत होता है, सशक्त केंद्र है। एक संविधान, हमारे यहाँ एक ही संविधान है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। संविधान का लचीलापन, हमारा भारतीय संविधान लचीला है, मतलब हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, जिसके कारण इसको लचीला कहा जा सकता है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है, ठीक है, अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कोर्ट है, तो एकीकृत न्यायपालिका है। फिर है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र के द्वारा होती है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी हमारे यहाँ है, जिससे IAS IPS जो इसके परीक्षा के लिए जो युवाओं का धड़कन है, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी आपातकालीन प्रावधान भी हमारे यहाँ है। तो इन तमाम बातों के कारण भारतीय संविधान में एकात्मकता का भी गुण है। इसका मतलब एक संघीय गुण भी है, एकात्मकता का गुण है, लेकिन चूंकि एकात्मकता हमारे यहाँ ज़्यादा है, यही कारण है कि इसको एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था कहा गया है। दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान आप रखेंगे। आपसे सवाल यहाँ पे एक लूप होल है, इसलिए आपके सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि जब संघीय है, संघीय लक्षण हमारे यहाँ है, तो लोगों को लगता है कि नहीं संविधान में भी इसका वर्णन किया गया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि राज्यों के संघ के रूप में इसका उल्लेख किया गया, तो राज्यों के संघ का अभिप्राय क्या है, इससे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछता है। तो राज्यों के संघ के दो अभिप्राय हैं दोस्तों। पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो संघ बना हुआ है हमारा भारत का, वो राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो राज्यों के संघ का दो अभिप्राय है, पहला कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा कि कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, भारत से अलग नहीं हो सकता है, उसको अधिकार नहीं है। तो ये राज्यों के संघ के अभिप्राय है। तीसरा नेक्स्ट जो विशेषता है, सरकार का संसदीय रूप।
दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो भारत में जो सरकार है वो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ चलती है। चूँकि अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है और संसदीय प्रणाली होती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है दोस्तों कि विधायिका और जो कार्यपालिका है उसके बीच शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ चूँकि हम लोग ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, चूँकि ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके लक्षण हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, वो संसदीय स्वरूप के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका जो है वो दोनों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही कारण है कि सरकार का जो संसदीय रूप है हमारे यहाँ वो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कौन सा है, तो वेस्टमिंस्टर रूप है, या उत्तरदायी सरकार भी इसको कह सकते हैं, या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कह सकते हैं। तो ये 3 नाम है दोस्तों। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, आखिर हमारे भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है, तो उस पर देखेंगे। वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, ठीक है। दूसरा है बहुमत वाले दल की सत्ता, आपको मालूम होगा कि जिसका बहुमत आता है वही सरकार बनाता है। विधायिका की समझ कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, मतलब कार्यपालिका जो है सो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। उसके बाद है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, आपको पता है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ली जाती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, हमारे यहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। और निचले सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन, मतलब जो निचला सदन है जिसे लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, उसका विघटन होता है, मतलब उसको फिर से बनाया जा सकता है। तो ये तमाम कारण हैं जो संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को इंगित करती है। तो ये आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। भारतीय संविधान की और भी विशेषताएं हैं जिसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके आप देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं दोस्तों अगर आप क्रम से वीडियो को देख रहे होंगे तो ये सच मानकर चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन, जो भी विषय आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इट्स माई प्रॉमिस। अब ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं। कंटेंट को आप देख रहे होंगे, कंटेंट को देखने के बाद आपको भी यह आभास हो जाता होगा या आभास हो रहा होगा कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है निश्चित तौर पर वह कंटेंट काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए सिद्ध होने वाला है दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं और क्या क्या बचा हुआ है। ये पार्ट 1 है, इसमें एक और पार्ट आएगा जिसमें भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।